नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और अवनीश शर्मा जी का भी स्वागत कर ही लेते हैं। अवनीश जी, बहुत अभिनंदन, प्रणाम। प्रणाम सब सभी को नमस्कार। आपको भी जय जय श्री राम जी। अवनीश जी, इनके हर तरह के गतिरोध और झूठ और जो निशिकांत दुबे ने कहा कि मक्कारी के बावजूद देश की प्रगति की रफ्तार तो रुक नहीं रही है। जनता इनको बार-बार सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है, सबक दे रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी अब सीधे तौर पर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं? सर, मैं अपनी पुरानी बात से ही शुरू करूंगा। बार बार मुझे लगता है कि मुझे संतोष होता है कि कम से कम एक ठीक बात को मैं रोजाना लगभग रिपीट करता हूं और उसको करना भी चाहिए। राहुल गांधी खुद, उनकी पूरी पार्टी ये बड़ी ईमानदारी से, हालांकि ईमानदारी और कांग्रेस और राहुल ये शब्द जरा मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी से ये मान के बैठे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी से वो चुनाव लड़के जीत नहीं सकते। ये बात राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम ने, कांग्रेस ने मान लिया है, स्वीकार कर लिया कि इस जन्म में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते। अब सर, अगर कोई ऐसा ही पार्टी का नेता जो प्रधानमंत्री पद पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता हो, जो अपने आप को पैदाइशी पीएम मानता हो, पीएम मटेरियल भी नहीं, पीएम मानता हो कि बस बालिग हो जाने के बाद चुनाव लड़ लें या राज्यसभा पहुंच जाए। भाई, मनमोहन सिंह अपने एक रोबोट के उन्होंने असम से बना लिया ना, राज्यसभा से बना लिया, एक सीधा इलेक्शन तक नहीं फेस किया मनमोहन सिंह ने, और 2 टर्म भारत के प्रधानमंत्री होकर चले गए कांग्रेस और इस परिवार की कृपा से। तो अगर किसी अपने स्वामी भक्त के लिए वो काम कर सकते थे तो इनके पास अपने लिए प्लाट था। तो राहुल उस मनोदशा के व्यक्ति हैं। और सर, धीरे धीरे जब किसी व्यक्ति के अंदर, जो कि असमर्थ हो जिस काम में उसको लगाया गया है या जिस काम में वो घुसा हुआ है यानी पॉलिटिक्स, और वो काम उसको आता नहीं हो, तो इस बात का अगर उसके पास ये समझ हो कि नहीं, मेरा तो अधिकार है, मैं तो इस गद्दी का मालिक मैं ही हूं भाई, सेठ झुनझुन लाल के फैमिली का चश्मो चिराग इस एरा में मैं हूं, तो फिर मैं उस गद्दी पर बैठ क्यों नहीं रहा हूं। तो सर, ये धीरे धीरे एक मनोरोग में तब्दील हो जाता है। राहुल गांधी का ये सारा कुछ एक मानसिक बीमारी है, राजनीतिक बीमारी नहीं है। सर, राजनीतिक बीमारी किसी पार्टी को लगती है। मैं कहता हूं कि अपनी स्थापना के बाद से लेके 2 सांसदों तक भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जनसंघ इससे पहले था, जनसंघ का अच्छा प्रदर्शन रहा था। अगर टेक्निकली और ईमानदारी से अगर भाजपा का को एनालाइज किया जाए तो ये सीधे तौर पर है कि जनसंघ से उनको एक अच्छे नंबर्स की विरासत मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक उस जनसंघ की विरासत को कायम नहीं रख पाई और 2 सीटों तक रही। लेकिन वो राजनीतिक बीमारी थी भारतीय जनता पार्टी की, और यही वजह थी कि अटल जी जब आए तो अटल जी के एरा में गठबंधन की सरकार बनी, फिर उन्होंने चलाई, 13 दिन की बनी, 13 महीने की बनी, फिर 5 साल भी चली, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक दोषों की वजह से फिर एक दूसरी तरफ चली गई। उसने ईमानदारी से, यह साफ कहना पड़ेगा कि ईमानदारी से उस वक्त अगर आगे नेतृत्व को शेप दे दिया होता, जिस तरीके से आज भाजपा के पास, आज की जो मोदी और शाह वाली भाजपा है, इसके पास आप देखिए एक लंबी फेहरिस्त है आगे आने वाले चेहरों की, तो वो डाउनफॉल आया। लेकिन चूंकि वो बीमारी राजनीतिक बीमारी थी, तो जब एक एग्रेसिव और पॉजिटिव नेतृत्व निकल के आया गुजरात से, नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह उस समय इसके प्रेसिडेंट थे, तो एक ऐसा समन्वय बना कि एक मजबूत चेहरा, एक परफॉर्म करने वाला चेहरा, एक डिलीवर करने वाला चेहरा, गुजरात मॉडल, और पार्टी रिवाइव कर गई, और लगातार तीसरी बार सत्ता में कांग्रेस के साथ। सर, जब तक इस देश में कांग्रेस ने जुगाड़ से सत्ता बनाई, यूपीए 1 क्या उनकी मेजोरिटी की सत्ता थी? नहीं थी। आज 240 पर ये तमाम ताने मारते हैं और उनके पूरा इकोसिस्टम ये कहता है
और भला हो राष्ट्रवादियों का भी एक धड़ा आजकल तो अलग अलग टॉनिकों से प्रभावित हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। कहता है साहब 240 लेकिन सर 84 के बाद कांग्रेस को कभी सिंगल अपने बलबूते कभी मेजॉरिटी नहीं मिली, ये बात भी उतना ही सच है। सही है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी के सामने है, तो कांग्रेस ने ये अच्छी तरह से मान लिया है। दूसरा, राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस उनके बिना नहीं रह सकती। बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगी मेरी बात, इसको जरा मैं दूसरे तरीके से जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी और उस परिवार को यह लगता है, और ये हकीकत भी है, आप 10 जनपद परिवार को अलग हटा दीजिए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, बड़े सारे लोग जो कहते हैं ना कि नहीं अब कांग्रेस में दूसरा गांधी फैमिली अगर नहीं इसको परफॉर्म करा पा रही है तो उसको बदल देना चाहिए। अरे भैया, कांग्रेस जिस दिन इनकी छाया से निकल के आई ना, वो समाप्त हो जाएगी। तो कांग्रेस की भी ये मजबूरी है और राहुल गांधी की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस के लीडर बने रहें। अब सवाल ये उठता है सर कि राहुल गांधी अगर बीमार हैं तो बीमार व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करेगा, इसलिए राहुल गांधी जो कुछ भी संसद के अंदर करते हैं मुझे तनिक भी अजीब नहीं लगता, किसी को भी तनिक अजीब नहीं लगना। अजीब अगर लगना चाहिए तो वो ये कि राहुल गांधी की इन तमाम हरकतों को देखने के बाद भी मतदाता कांग्रेस पार्टी को इतना सामर्थ्य देता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन। इस बजट सेशन में जो कुछ भी व्यवहार रहा है सर, मुझे नहीं लगता कि भारतीय इतिहास में, आपके पास तो लंबा अनुभव है, भारतीय संसदीय इतिहास में इस तरह का संसदीय संकट कभी भी आया हो। मैं नहीं जानता कि चाय का कप हाथ में लेके और संसद की कार्यवाही में भाग लेना ये नियम के अनुकूल है या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित तौर पर यह परंपरा के तो अनुकूल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी वो करते हैं। ये ठीक है कि संसद का कोई ड्रेस कोड नहीं है, ये भी सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जो कुछ भी पहन के और जिस तरीके से आते हैं, ये कम से कम परंपरा के अनुकूल तो नहीं है। तो राहुल गांधी दरअसल उस भाव को रिप्रेजेंट करने लगे हैं अब सदन में, और ये लगातार उभर के आ रहा है। जो भारत में दंगा फैलाना चाहता है, जो भारत में आग लगाना चाहता है, जो भारत की सड़कों पर उपद्रव करके गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है, राहुल गांधी उसी मानसिकता को संसद में निभाते हुए दिखा रहे हैं अपने उस टारगेटेड वर्ग को जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं। वो सरकार को हिलाने के लिए काम नहीं कर रहे, निश्चित तौर पर वो सरकार की किसी कार्यक्रम को रोकने के लिए, क्योंकि ये भी तो सही है सर कि 2014 से कोई भी ऐसा संसद का सत्र नहीं रहा है जिसमें हंगामा न किया हो कांग्रेस ने। लेकिन क्या बिल्कुल, ये सच नहीं है? लगातार। लेकिन सर हाँ, लेकिन उसी के सामने सर क्या ये सच नहीं है कि सरकार ने अपने वे सारे काम इसी संसद के हंगामे के बीच कराए भी हैं? यानी सरकार अपने सारे काम करा रही है, विपक्ष के पास ये बिसात नहीं है, राहुल गांधी की ये बिसात नहीं है कि वो सरकार के एक भी काम रोक पा रहे हैं 14 से, लेकिन फिर भी हंगामा कर रहे हैं और अब उसका नेक्स्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या बताता है? ये आप जब ये जान रहे हैं कि हम सरकार के काम में व्यवधान नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर आप ये नौटंकियां, ये गुंडागर्दी, ये तमाशे क्यों करते हैं? ये तमाशा दरअसल वो अपने उस वर्ग को प्रसन्न करने के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए। सर, लीडर इशारे देता है, राहुल गांधी संसद में गुंडई करके अपने समर्थक वर्ग को ये इशारे कर रहे हैं लगातार कि मैं संसद में, तुमने मुझे चुन के भेजा है, मैं संसद में कर रहा हूं, तुम सड़कों पर करो, शहरों में करो, कस्बों में करो और हर ऐसी जगह करो जहां तुम मौजूद हो। वो मुसलमानों को इस बात का संकेत दे रहे हैं कि निकलो सड़कों पर और बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बनाओ। तो राहुल गांधी पूर्णतः नियोजित ढंग से, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं कर रहे, वो प्लान्ड तरीके से कर रहे हैं और आगे आने वाले सत्रों में आपको इस तरह की उद्दंडता। कल सर स्थगित होने के पहले उन्होंने क्या स्थिति, अंततः स्थिति क्या क्रिएट की, कल का आप पूरी दिनचर्या अगर देख लीजिए कि किस तरीके से शुरुआत हुई।
अंत में महिला सांसदों को प्रधानमंत्री के शासन के सामने घेरा डालने की स्ट्रेटजी और उसको कराया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री पहुंच नहीं सके और स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। हाथापाई करने पर भी ये आएंगे। और इसके साथ आप देखिए, जिस तरीके से बिट्टू साहब को, जो कि स्वर्गीय बेअंत सिंह साहब के पोते हैं, गद्दार कहना, कुछ लोगों को अगर ये लग रहा हो कि राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा तो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से वो निकल के भाजपा में चले गए इसलिए गद्दार कहा, तो माफ कीजिएगा सर, बड़े भोले लोग हैं, ऐसा जो भी समझ रहे हैं कि उन्होंने चूंकि राजनीतिक पार्टी बदल ली इसलिए उन्होंने कांग्रेस का गद्दार नहीं कहा। बहुत खतरनाक कल ये गद्दार वाली बात कह के राहुल गांधी ने वो संकेत दिया है। राहुल गांधी खालिस्तानी माइंडसेट को सेटिस्फाई कर रहे थे। कारण यह है सर कि अगर आप पंजाब की राजनीति में देखेंगे तो आज भी जो खालिस्तानी माइंडसेट को समर्थन देने वाला वर्ग है वो बेअंत सिंह साहब के परिवार से रंजिश रखता है। वो उन्हें कौम का गद्दार कहता है, मानता है। कारण यह कि स्वर्गीय बेअंत सिंह साहब ने केपीएस गिल के साथ मिलकर जिस तरीके से 16-17 साल चले हुए अलगाववाद के उस पूरे आंदोलन को, उस पूरे आतंकवाद को कुचला था, तो वो एड्रेस किसको कर रहे थे? वो एड्रेस कर रहे थे खालिस्तानी माइंडसेट के लोगों को, अलगाववादी माइंडसेट के लोगों को। एक और उदाहरण रख रहा हूं सर, बहुत सही बात आपने कही। एक और उदाहरण रख रहा हूं सर कि वो क्या रहे हैं। आप याद कीजिए सर, मणिपुर में अभी तो रिजॉल्व हो गया इशू, मैती समुदाय से रिप्रेजेंटेशन हो गया मुख्यमंत्री के रूप में, कुकी संप्रदाय से रिप्रेजेंटेशन हो गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उसी के साथ नागा। अब वहां का जो पूरा मामला था वो सेटल हो गया। लेकिन सर जब ये प्रॉब्लम वहां पर थी, मैती वर्सेस बाकी जो वहां का समुदाय था, राहुल गांधी के हाथ में मणिपुर का झंडा हुआ करता था। राहुल गांधी और उनकी पूरा इकोसिस्टम मणिपुर पर फोकस कर रहा था। पंजाब का अभी मैंने आपको बताया, और ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि जहां भी राहुल गांधी और उनकी ब्रिगेड ये महसूस करती है कि कोई डिससेटिस्फेक्शन किसी कम्युनिटी में है, जो भारत की जुड़ाव को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकने की स्थिति में हो, निकल के आ सकता है अगर उसको डेवलप किया जाए। राहुल गांधी वहां काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ये वही हैं जो ये कहते हैं कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, ये तो राज्यों का समूह है। ये तो जेएनयू पहुंच गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के बीच टुकड़े में। होंगे। तो सर आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करता हो, जिसके सपने देखता हो, वो भारत को तोड़ने के, भारत के खिलाफ अलगाववाद की कहीं भी एक गुंजाइश दिखेगी तो वो उसके लिए तो ईंधन है ना सर। राहुल गांधी ने कल अवनीश जी, बिट्टू को जो कुछ कहा वो बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। ये जो पिछले 6 महीने में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के एफटीए साइन हुए हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और यूएस, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये तो नरेंद्र मोदी सरपट दौड़ाने का काम कर रहे हैं भारत को, और अगले 4-5 साल अगर भारत में यही सब चलता रहा और मोदी इसी तरीके से आर्थिक प्रगति और सामरिक सुदृढ़ता और जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनकी तरफ बढ़ गए, तो हमारे हाथ से हमेशा के लिए सत्ता निकल जाएगी। जी। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा सर, ये जितनी बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ हुई, अमेरिका के साथ वो डील संपन्न हुई और फायदे के सौदे के साथ संपन्न हुई। यूरोपियन यूनियन से की जो हमारे साथ डील हुई है, चीन उससे बड़ा परेशान है। मैं पिछले 24-25 घंटे के दौरान मैं यात्रा में था, तो बड़ा समय रहता है यात्रा में, तो मैं लगातार खोज रहा था कि चाइना में क्या रिएक्शन है ईयू डील को लेके। अमेरिका के साथ जो डील थी उसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जितने भी, चाहे उनके ग्लोबल टाइम्स देख लीजिए या अगर आप फॉरेन के कुछ और वो लिंक्स देखेंगे, तो चाइना में ईयू, यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत की डील हुई है उसको लेके बड़ी चिंताएं हैं।
राहुल गांधी की इस तमाम चिंताओं में कि नरेंद्र मोदी जी सर पर जो आपने कहा, मैं ऐड ऑन कह रहा हूं, ये चीन का एजेंडा भी यहां चला रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, नरवरे साहब की उस अनपब्लिश्ड बुक, सर इस समय डोकलाम का क्या मतलब है? डोकलाम का इस समय क्या मतलब है? क्या हमें यह नहीं लगता कि ये बिना मौसम की एक बरसात तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? अब सीधे कैसे कहें यार तुमने इतनी बड़ी डील साइन कर ली, हमारा जो मालिक है जिसके साथ हमारा एक समझौता हो रखा है चाइना, उसको परेशानी हो रही है, तो ये यहां हंगामा। सर राहुल गांधी भारत को कमजोर करने वाली कहीं भी कोई एक छोटी सी गुंजाइश अगर उनको दिखाई देगी तो वो इसी तरह करेंगे, और आगे आने वाले समय में उनकी अराजकता, उनकी गुंडई सदन के अंदर और बढ़ती चली जाएगी। ये बड़ा साफ है। और इसीलिए सर एक चीज मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा क्योंकि स्थापित सो कॉल्ड कथा तथा कथित स्थापित मीडिया जिसने कि वामपंथ स्कूल ऑफ थॉट से ही अपनी सारी कलाएं सीखी हैं, उसने एक लंबे वक्त में भारत में एक मानसिकता बनाई है कि पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप सत्ता के खिलाफ बात करो। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा मानक है कि सत्ता के खिलाफ, अगर कोई सत्ता, कोई सरकार अगर देश के लिए कोई अच्छे काम कर रही है, क्या पत्रकारिता का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको भी जनता के सामने रखा जाए? लेकिन नहीं, वो एक पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम जिसको कांग्रेस नहीं पाला, उसने ये मानक बनाया बहुत सारे लोगों को। ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं है? ये मानक टूट रहे हैं सर, ये मिथक टूटे हैं 2014 से। मैं 2014 को इसीलिए कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं कहता, और उसी से जुड़ी बात मैं कह रहा हूं सर। जब मैं कहता हूं कि 2014 में हम भारतीयों ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया इस भारत में, जो कि 2019 में कंटिन्यू रहा, 24 में कंटिन्यू रहा, सर सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत में जो एक डिस्कोर्स है उसको बदलने की लगातार कोशिश चल रही है, लगातार कोशिश चल रही है, और वो बदल नहीं पा रहा है। इससे हताशा तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर उसको बार बार लेके बाहर आया जा रहा है और सुनियोजित ढंग से इसको कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं एक चीज कहता हूं, बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि नहीं साहब देखिए, सम्यक रूप से आप विचार किया कीजिए, सम्यक रूप से सरकार की आलोचना भी आप लोग किया कीजिए। सर अगर राजनीतिक विपक्ष होती कांग्रेस तो ऐसा किया जा सकता था। आप भी इस बात को लगातार कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में आप विपक्ष में हैं, सरकार के कामकाज पर उन्हें घेरिए, ये आपका हक है। सुबह दोपहर शाम आप घेरिए, ये आपका हक है। लेकिन आप इस देश के शत्रु के रूप में काम करेंगे, ये आपका हक नहीं है। और इसीलिए सर मैं बड़ा साफ दिल से कहता हूं, दर्शकों से अपील करता हूं कि जरा ध्यान दीजिएगा किस युद्ध काल में आप हैं। सरकार के 100 काम से आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन 1000 काम आपके फायदे के लिए सरकार ने किए हैं, देश को आगे बढ़ाया है सरकार ने, हमारा मस्तक, हमारा सीना चौड़ा किया सरकार ने, ये हम भूल नहीं सकते। हम इतने कम से कम एहसान फरामोश नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस देश में राजनीतिक विपक्ष नहीं है, कांग्रेस इस देश में राजनीतिक शत्रु के रूप में काम कर रही है। इसको पहचानने की बहुत आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि सरकार की कई ऐसे काम है सर जिससे लोगों का गुस्सा है। अभी यूजीसी पर किस तरह का आमर्श है, गुस्सा है, सब है। लेकिन इस महीन फर्क को, जो कि बेहद खतरनाक है, कांग्रेस केवल इस देश में एक राजनीतिक अपोजिशन नहीं है सर, वो पूरी तरीके से इस देश में एक पॉलिटिकल एनिमी के रूप में काम कर रही है। और उसको आप देख लिए राहुल गांधी दिन प्रतिदिन उसको और जाहिर करते जा रहे हैं। ये बजट सत्र में जो संसदीय संकट पैदा किया है कांग्रेस ने, वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि इस देश में इससे बड़ा संसदीय संकट इतिहास में कभी नहीं रहा, और राहुल गांधी उसे आगे कर रहे हैं। इस पर बेहद कड़ी ढंग से चिंताएं होनी चाहिए, और राहुल गांधी को कम से कम डिस्कोर्स में, चर्चाओं में क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। जी सर। अवनीश जी,
पार्लियामेंट या कोई भी संवैधानिक संस्थान चलाने के अपने नियम, कायदे, कानून हैं। उनके अनुसार, परंपराओं के अनुसार सदन चलते रहे हैं, संस्थाएं चलती रही हैं। क्या किसी एक परिवार की मर्जी से सदन चलेंगे? जैसे वो चाहते हैं वैसे स्पीकर को और सरकार को नृत्य करना चाहिए? या जो स्थापित परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून है, जो संविधान है, उसके अनुसार बिहेव करना चाहिए? सर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो स्थापित नियम है, जो परंपराएं हैं, मैं कहता हूं चलिए परंपराओं में एक बार ढिलाई दी जा सकती है। भाई परंपरा तो कोई लिखित नियम नहीं है ना। अब मुझे मान लीजिए मैं इतना उद्दंड हूं कि मुझे नहीं निभाना है परंपरा, मुझे चाय का कप लेके आ जाना है, मैं आपके साथ शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे इसी बीच में उठ के सिगरेट पी लेनी है। क्या कर लेंगे सर आप? बहुत ज्यादा करेंगे, एडिट कराएंगे, यही तो करेंगे। लेकिन एक बार मैं परंपरा नहीं निभाऊं वो चलता है, लेकिन नियम को कैसे आप तोड़ देंगे? नियम को तोड़ने की आपकी हैसियत नहीं है। और मुझे कम से कम इस बात का संतोष है कि इस समय सदन में कम से कम उन्हें नियम नहीं तोड़ने दिए जा रहे हैं। वो इस मानसिकता में जी रहे हैं सर। और उनका इतिहास उठा के देख लीजिए सर, उन्होंने कब संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया है? मैं एक ही उदाहरण देता हूं। चलिए उसमें संसद इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन एक प्रोटोकॉल तो इन्वॉल्व था, एक तरीका इन्वॉल्व था, एक पद्धति इन्वॉल्व थी, एक परंपरा इन्वॉल्व थी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, एक ही विमान में प्रणब बाबू, शीला दीक्षित, गनी खां चौधरी, अब्दुल गनी खां चौधरी और राजीव गांधी इनके पिता आए। उड़ते प्लेन में राजीव गांधी ने प्रणब बाबू से पूछा कि अब कैसे होगा, क्या होता है इसके बाद? तो उन्होंने कहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जो सीनियर मोस्ट होता है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। प्रणब बाबू खुद थे सेकंड मैन। राजीव गांधी को यह बात इतनी बुरी लगी, उतरते ही उसके बाद तुरंत शपथ ग्रहण हो गया। और उसके बाद प्रणब बाबू का क्या स्थिति हुई? तो जो ये परंपरा नहीं निभाने वाली, जो केवल एक ऐसी महिला जो खाना अच्छा बनाती थी उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, तो उनसे कम से कम परंपरा उनके डीएनए में निभाना नहीं है सर, ये है ही नहीं उनके डीएनए में। और मैंने फिर वही शुरुआत में जो बात कही, आपने कहा कि एक परिवार के हिसाब से चलेगी। अरे साहब, देश उनके बाप का है उनके हिसाब से। पंडित नेहरू ने देश पैदा किया है उनके हिसाब से। पंडित नेहरू से पहले वो बड़ा ताना देते हैं ना कि क्या 2014 से पहले भारत नहीं था? सर, पंडित नेहरू से पहले वो भारत को नहीं मानते रहे होंगे, हम गिनाते रहे कि हम हजारों साल से एक सभ्यता है। लेकिन सर, बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा आज शाम को, पता नहीं आप ये वीडियो कब जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री अंततः राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी चर्चा पूरी करेंगे ही, जो कल वो नहीं कर पाए। सवाल ये है सर कि क्या कुछ और कड़े कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? क्या इस बात के भ्रम को तोड़ा नहीं जाना चाहिए? राहुल गांधी जिसको एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी उद्दंडता के माध्यम से, 6 लोगों का निलंबन हुआ है, ठीक है, लेकिन अब ये उम्मीद की जानी चाहिए और ये होना भी चाहिए। बिरला साहब, आप ये करिए, उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सामना संसद में सामान्य लोगों से नहीं है। ये मानसिक बीमार लोग हैं। इन्हें न भारतीय संस्कृति की कोई परवाह है, न इन्हें भारतीय संसदीय परंपराओं की कोई परवाह है। ये विक्षिप्त लोग हैं और मानसिक विक्षिप्तता इनकी राजनीतिक जो इनका असफलता है उससे पैदा हुई है। इसलिए आपको इनको जरा कड़ाई से डील करना पड़ेगा। और मुझे तो इस बात से मतलब बिल्कुल आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे सर, ये ऐसे नहीं होगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन इस बीच में अगर कोई ये समझे कि कांग्रेस राहुल गांधी के व्यवहार में कोई तब्दीली आएगी, माफ कीजिएगा सर, मैं भविष्यवाणी मान लीजिए, राहुल गांधी बहुत जल्द सीसी भरी संसद में कुछ और मापदंडों को तोड़ते हुए, लांघते हुए, आगे बढ़ते हुए और ज्यादा उद्दंडता करते हुए नजर आएंगे। किस तरह की उद्दंडता? संभवतः ये बड़ा निराशाजनक होगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा सर। आज भी जो हम देख रहे हैं
वो भी बेहद निराशा है, लेकिन आगे इससे भी और बुरा हरकत होगी, कांग्रेस के द्वारा होगी, राहुल गांधी के द्वारा होगी। जी। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहुत उत्तेजित और नाराज दिखाई दी और उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस सदनों को लिंच कर रही है। और मुझे 2014 लगता से कर है रही है। कि ये लगातार जो इनकी हरकतें हैं, ये सही शब्द निर्मला सीतारमण ने यहाँ यूज किया है, लिंच करना सदन को। ये बहुत मामलों में कहते हैं ना कि सब लिंचिंग हो गई और बीजेपी के कार्यकाल में ये हो गया। इनको अपनी लिंचिंग दिखाई नहीं देती, जो पालघर में हुआ था, जो दूसरी जगहों पर होते हैं, वो सब दिखाई नहीं देता। और जो सदन के साथ ये कर रहे हैं, ये भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि साहब अबोध बालक राहुल गांधी, अबोध कौन कह सकता है उनको? वो तो बहुत सोच समझ करके सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो झूठ और मक्कारी की सियासत इस समय अवनीश जी हो रही है, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अभी यूएस डील की डिटेल आई भी नहीं है। जो एक ज्वाइंट लेटर जारी होना है, एक सिग्नेचर होना है, जिसके लिए यूएस की टीम आ रही है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते भारत। अभी सारी चीजें सामने आनी हैं, लेकिन उससे पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया, किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया। जैसे 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताया गया था, किसानों को भड़काया गया था। डील की डिटेल सामने आने से पहले ही किसानों को भड़का करके फिर से सड़कों पर उतारने की साजिश। सर, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हुई, वो तो साइंड है, जॉइंट डिक्लेरेशन भी हो गया। वो डील 18 सालों से रुकी हुई थी और भारत का स्टैंड था। 18 साल पहले तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ गई थी ना। ये अलग 2007 बात से है कि 2007 में नरेंद्र मोदी की सरकार तो थी नहीं, 2014 में आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा उसमें कॉज था भारत की तरफ से, जो स्टैंड था कि हम अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं ओपन करेंगे। वो साइन डील है, जॉइंट डिक्लेरेशन हो चुकी है ईयू वाली। बेशर्म कांग्रेस और इनके इकोसिस्टम से क्या ये पूछा जाना नहीं चाहिए कि तुमने इस बात पर कितनी चर्चा की कि उस डील में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बड़े साफ तौर पर अपने डेयरी सेक्टर को क्लोज रखा, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लोज रखा। तो ये धूर्तता तो इनके अंदर है। इनके एक भी इकोसिस्टम का व्यक्ति ये कहता हुआ नहीं दिखाई दिया। और मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि वो साइंड है, पब्लिक डोमेन में है, 27 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारी महाडील, जिसको मदर डील कहा गया, उसे उठा के डिटेल पढ़िए। क्या उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला गया है? क्या उसमें डेयरी सेक्टर को खोला गया है? नहीं खोला गया। अपनी शर्तों पे किया है भारत ने। इसके पहले आप यूके के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई उसको उठा के देख लीजिए। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को उसमें खोला गया? क्या डेयरी सेक्टर को उसमें खोला गया? नहीं खोला गया। तो भारत अपने इस अस्थायी नीति को लेके चल रहा है। वहां इनकी धूर्तता आप देखिए, उस पर कभी नील बट्टा सन्नाटा, मुंह नहीं खोलेगा ना इनका, एक भी कांग्रेसियों का, ना एक भी इसके इस गिरोह के, एक भी इकोसिस्टम के किसी कंटेंट क्रिएटर्स का या किसी सो कॉल्ड कथित इन्फ्लुएंसर का। लेकिन सर जानते हैं, दरअसल एक बड़ा वर्ग है, मैं साफ कहता हूं, अगराहट कभी नहीं रखनी चाहिए। एक बड़ा वर्ग है जो आज भी राष्ट्रवाद के खिलाफ इसी देश में पल रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, हर तरह के एंजॉय कर रहा है, सारी चीजें, सारी सुविधाओं का भोग कर रहा है। यही एक बड़ा मजहबी वर्ग है जो खाना भी ले रहा है, कपड़ा भी ले रहा है, रोजगार भी ले रहा है, शौचालय भी ले रहा है, सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहा है, उसके बाद भी कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं मतों की बात ही नहीं करता, वो वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमारा आपका काम नहीं है सर, ये नेताओं का काम है। लेकिन ये धूर्तता अब जनता को खोलनी होगी। और एक चीज और सर, सकारात्मक नोट पर मैं हर चीजों को एंड करने का प्रयास करता हूं। ये बात भी सही है सर, इनके लाख धूर्तता के बावजूद भी 2017 से जो
कारवां शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। क्यों? क्योंकि ये किसी खानदान की पार्टी नहीं है। यूजीसी जैसे मुद्दे पर बहुत सारे लोगों का आमर्श मैंने देखा, हम सब ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि हम इनसे लड़ेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे और बताएंगे अपना दुख, और लोग बता रहे हैं। कभी-कभी थोड़ी-सी भाषा, कुछ शब्दों का हो जा रहा है लोगों से, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है सर कि इन खतरनाक लोगों की बातों को लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये भी एक सकारात्मक बात है सर। रही बात डील साइन हो जाएगी, मैंने 2 उदाहरण दे दिए ईयू में, तो ये कैसे ना माना जाए कि अमेरिका के साथ भी जो डील होगी, वर्तमान सरकार अपनी उसी नीति पे कायम रहेगी, क्योंकि नहीं, ईयू नहीं, के साथ अगर नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर खोलना होता, डेयरी सेक्टर खोलना होता, 8 महीने पहले तो ये डील बवाल ही क्यों चलता? साइन हो जाती। ये डील ही इतना तो साइन हो बुद्धि। जाती। हाँ। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि आप चर्चा अगर आपको अच्छी लगे, वाकई अच्छी लगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो जरूर शेयर करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, आप परिचित हैं, उसको भी सहयोग करिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम।